हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल संडीला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी नई क्लास में अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर द फिडियाज एकेडमी नाम से चैनल को सर्च करके। साथ ही साथ अगर आप हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो मेटा जिसे फेसबुक कहा जाता था, आप उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिसपे अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती रहती है और नोट्स दिए जाते हैं, उसको भी आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। द फीडियाज अकेडमी नाम से सर्च भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा और आप हमारी जो ऑफिशियल ऐप है द फीडियाज अकेडमी की ऐप, वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है उनको ज्वाइन कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से। थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास फिलहाल केवीएस और डीएसएस से रिलेटेड कोर्स है। डीएसएसबी पीआरटी का कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें हम सब सब्जेक्ट की जनरल पार्ट की और उसके साथ जो सब्जेक्ट कंसर्न है वो सभी उसकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। हमारी टीम जो है वो मौजूद है, हमारी टीम अच्छे से आपको सारी चीज़ उपलब्ध करवा रही है। कुछ बच्चों की डिमांड्स थी कि ईवीएस का जो पार्ट है, ईवीएस का केवीएस के पीआरटी में उसका अलग से कोर्स दिया जाए, जो कि उनकी अलग से डिमांड थी कि बस वही वो कोर्स में अगर ज्वाइन करना चाहें तो कैसे करें। तो उनकी सहूलियत के लिए हमने ईवीएस का सेपरेट में कोर्स निकाला है बच्चों की डिमांड के हिसाब से चलते हुए, जैसा बच्चों ने डिमांड किया था। सो यू कैन ज्वाइन एट योर कन्वीनियंस। इसके साथ साथ कुछ बच्चे केवल साइंस में ही केवीएस पीआरटी कोच का कोर्स लेना चाहते थे, उसको भी हमने लॉन्च किया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस पीआरटी स्पेशल अगर ईवीएस और साइंस दोनों ही साथ साथ लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स एट दिस प्राइस। ठीक है, तो आपको एचपी सहूलियत के हिसाब से जो कोर्स शुरू कर दिया गया और सब्जेक्ट कंसर्न की क्लासेस अब स्टार्ट कर दी गई है, क्योंकि बहुत वेट कर लिया है और किसी भी यूट्यूब चैनल की वजह से हम अब और नहीं रुक सकते। एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि वैकेंसी जल्दी आए, लेकिन हम आपको ऐसी कोई खबर नहीं देना चाहते जिस खबर से आपका दिल दुखे और जिस खबर से आपको मिसगाइड किया जाए। तो आप तैयारी करते रहिए, वैकेंसी तो कभी ना कभी आएंगे ही और वैकेंसी आएंगी तो आप तैयारी करके रखिए अपनी, बस यही कहेंगे। तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए, इसके अलावा आप डीएसएसबी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पीआरटी कोर्स हमने लॉन्च किया है, तो आपको पार्ट वन पार्ट टू दोनों उसमें है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ साइकोलॉजी स्पेशल जो पार्ट टू का अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने बैच स्टार्ट किया है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं या फिर केवल पीआरटी का फर्स्ट पार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अलग से स्पेशल बैच है। साथ ही साथ एक कोर्स, एक कोचिंग जिसके लिए कभी भी अवेलेबल नहीं मिलती है, वो नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग की वैकेंसीज होती हैं जो डीएसएसपी की तरफ से निकलती है, इसका प्रिपरेशन नहीं मिलता तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया है। तो चलिए चलते हैं हमारी क्लास की ओर। और ये हमारा एक नई चीज है, साइंस सब्जेक्ट की क्लास पहली बार हमारे चैनल पर शुरू हुई है। ए वेरी फर्स्ट डे, पहली क्लास कपिल संडीला के साथ। मेरे लिए साइंस शुरू करना एक इमोशनल चीज है, क्योंकि साइंस असल में मेरा बैकग्राउंड साइंस ही है, मैंने बीएससी की हुई है मेडिकल साइंस से। तो इस तरीके से देखा जाए तो मेरा मेन सब्जेक्ट तो साइंस ही हो गया, ग्रेजुएशन तक मैंने यही पढ़ा है। लेकिन अभी मैं आपको हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, बाकी ईवीएस भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा पास्ट रहा है, बैकग्राउंड रहा है। तो साइंस पढ़ाना मेरी दिली इच्छा रहती थी, लेकिन टाइम कंजेशन होने की वजह से साइंस के लिए हम नया टीचर असाइन करना चाहते थे। लेकिन अप टू द मार्क और क्वालिटी को मेंटेन करना हमारा जो मोटिव है वो मैंने अपने हाथ में लिया। लेकिन सेटिस्फाई ना होने की वजह से साइंस अब मैं ही ले रहा हूँ। साइंस की क्लासेस आपने अगर ऐप पे जाकर जो केवीएस पीआरटी का साइंस पार्ट है उसमें जाकर आपने क्लास देखी होगी साइंस की। ठीक है, तो होपफुली उसमें मैंने मेहनत की, आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि क्लास को यूट्यूब पे जो है डाला जाए, यूट्यूब पर अगर आप डेमो क्लास के रूप में चाहते हैं तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास दे दी जाएगी। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बातें बीच में होती रहेगी लेकिन क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। विच प्रोसेस इज फंक्शनल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में कौन सी प्रक्रिया काम करती है? हमारी एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज है, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। मिक्सचर क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर बहुत सारी गैसेज मिल गई हैं। मिक्सचर क्या है? नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस का को आपस में मिलाया जाए, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते आपस में। तो हमारी एयर एक मिक्सचर है जिसमें बहुत सारी गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद ऑर्गन है और CO2 है, और भी माइनर गैसेस भी है। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर देखें तो हमारे गैस जो मिलती है वो नाइट्रोजन ही है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन मिलती है और ऑर्गन जो है वो 0.9
3% पे मिलती है, और साथ ही साथ कार्बन 0.03% है। तो ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर है, उसको हटाने में कौन सी प्रक्रिया काम करती है, उसको कम करने में कौन सी प्रक्रिया काम करती है। लाइटनिंग, जो बारिश होती है उस समय पे जो गरज के साथ लाइटनिंग होती है, क्या वो करती है। डिफोरेस्टेशन, अगर वनों को काट दिया जाए तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड फोटोसिंथेसिस, तो आप इसमें देखेंगे सीधा सीधा आंसर हमारा प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 को इनटेक किया जाता है, ये इनटेक किया जाता है, और O2 आउट होती है, O2 जो है वो बाहर निकलती है एंड प्रोडक्ट के रूप में। और इस तरीके से CO2 और ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखा जाता है। कार्बन साइकिल भी इसको का भी पार्ट ये रहती है। तो CO2 का बैलेंस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये पेड़ों में होती है। पेड़ों में भी इनके जो पत्ते होते हैं ना, उनके अंदर होती है। पत्ते हरे रंग के होते हैं, क्योंकि हरे रंग का एक सब्सटेंस इसके अंदर होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सन की जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करके ये एक्टिवेट हो जाता है, और क्या करता है, जो वाटर लिया था जड़ों से उससे ऑक्सीजन बना देता है, और इस तरीके से ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अब जो हाइड्रोजन यहाँ बच गया है वो CO2 जो एटमोस्फेयर से लिया उसके साथ मिलकर ग्लूकोज बना देता है। तो इस तरीके से CO2 को ये कंज्यूम कर लेता है और O2 को रिलीज कर देता है। सो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण। वर्ड से पता चल रहा है, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस यानी कि कुछ निर्माण किया जा रहा है, तो लाइट के अंदर निर्माण किया जा रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस इज दैट प्रोसेस दैट इज फंक्शनल इन रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फोटोसिंथेसिस के द्वारा CO2 को रिसाइकिल करके O2 रिलीज की जाती है। ठीक है, तो इसको प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। विच गैस इज द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ द एयर। देखिए पोल्यूटेंट क्या होते हैं। पोल्यूटेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग को खत्म कर देते हैं। अगर वो एयर के अंदर मिल जाते हैं तो उसकी क्वालिटी डाउन आ जाएगी। अगर वो वाटर के अंदर मिल जाते हैं तो उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी खराब हो जाएंगी। यानी कि उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी तो वो चेंज कर ही रहा है, उसकी क्वालिटी डाउन कर रहा है। ठीक है, तो जब भी पोल्यूशन की बात आएगी तो हम दो ही वर्ड की बात करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल। अगर ये दिक्कतें हो गई हैं, और वाटर बॉडी में बायोलॉजिकल भी कह देते हैं। ठीक है, ये दिक्कतें हो गई हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो कहते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन हो गया है। तो अभी देखिए वायु का प्रमुख प्रदूषक कौन सा है, जो इसके अंदर सबसे बड़ा पोल्यूटेंट कौन सा है। नाइट्रोजन नॉर्मली मिलती ही है, तो इसको पोल्यूटेंट नहीं कह सकते। ऑक्सीजन 21% मिलती है, तो इसको भी नहीं कह सकते। प्रोपेन भी कहीं सुनने में नहीं आता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक बड़ा पोल्यूटेंट है। ठीक है, और CO, जब हाइड्रोकार्बन्स या कोई फॉसिल फ्यूल जलते हैं, हाइड्रोकार्बन को जैसे पेट्रोलियम होता है वो जलता है, या फॉसिल फ्यूल कोयला वगैरह जो जलता है, इसके साथ वुड वगैरह जलती है। ठीक है, लकड़ी जलाई जाती है, और ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, तो लिमिटेड सप्लाई होगी तो वो CO2 में कन्वर्ट ना होके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये अनस्टेबल होती है, धीरे धीरे ये CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो लेकिन अभी हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि अगर बंद कमरे में अंगीठी जला के सोया जाता है तो वो दरवाजे खोल के या खिड़की खोल के क्यों सोना चाहिए, क्योंकि जब कमरा बंद हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन अ, आना जाना, ऑक्सीजन अंदर नहीं आ सकती, CO2 बाहर नहीं आ सकती। तो इसकी वजह से इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो CO2 न बन के अंगीठी जल रही है तो वहां पर CO ही बनेगा, और ये एक जहरीली गैस है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, मैं पोल्यूटेंट बता रहा हूँ, पोल्यूटेंट की वजह से क्या दिक्कत हो जाती है वो बता रहा हूँ। ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो, इसको एच भी कहते हैं, हीमोग्लोबिन ये प्रोटीन है। ग्लोबिन हीम ग्रुप है इसके साथ, और ग्लोबिन प्रोटीन है। ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, दिक्कत ये होती है जब हमारे शरीर के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाए तो एक स्टेबल कंपाउंड बना जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, ये टूटता नहीं है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, और हम सोते सोते हमारी डेथ हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक वास्तव में डेंजरस पोल्यूटेंट है जो एयर के अंदर होता है। विच वन इज द ग्रीन हाउस गैस आउट ऑफ फॉलोइंग गैसेस। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस के बारे में थोड़ा बात बताएंगे, पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ बी एंड सी। नाइट्रोजन जो है वो नहीं है, नाइट N2 ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ठीक है, और इसके साथ NO2 भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखना है। ये दोनों ही ग्लोबल कूलिंग गैस है, ये ठंड करती है। ठीक है, तो कई बार आपको कंफ्यूज होगा किसके अंदर। एक और गैस होती है N2O,
ये नाइट्रस ऑक्साइड असल में ये ग्रीन हाउस गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये नाइट्रस ऑक्साइड वही है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है। इसको सूंघा दें किसी को तो वो कंसिस्टेंटली वो लाफ करता रहेगा। तो ये वो गैस है जो कि असल में कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ये दोनों नहीं है। तो नाइट्रोजन तो ऑप्शन में कट रहा है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद मीथेन CH4, ये एक हाइड्रोकार्बन है, तो ये एक मेजर पोल्यूटेंट है जो दूसरे नंबर पर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले नंबर पर है। तो हमारा सही आंसर हो गया बी और सी। तो इसके अलावा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि कौन कौन से गैसेज हैं जो मेजर रूप से मानी जाती है ग्रीन हाउस गैसेज। CO2, CH4, और उसके साथ वाटर वेपर एंड N2, ये मेजर गैसेज मानी जाती हैं जो कि पोल्यूशन करती हैं, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं। और इनकी क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, वो टेम्परेचर को बढ़ाती जाती है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है, और टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस। और अगर ये गैसेस की क्वांटिटी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, इसकी वजह से जो पोल्यूशन हम कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, ऑटोमोबाइल चला रहे हैं, तो इनकी क्वांटिटी बढ़ जा रही है, तो टेम्परेचर जो राइज है वो ज़्यादा हो रहा है। इसकी इस सिचुएशन को कहते हैं क्योंकि ये मैन इंड्यूस्ड है, ये नेचुरल नहीं है, तो इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा ग्लोब वार्म हो रहा है। तो ये दो गैस बड़ी कंट्रीब्यूटरी है, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबसे पहले ग्रीन हाउस की बात करें, ग्रीन हाउस अब ठंडे प्रदेशों में से कंसेप्ट उठाया गया है। वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, तो क्या किया जाता है, ऊपर की छत पे शीशा लगा दिया जाता है, और अंदर जो है खेती की जाती है। और ये लाइट अंदर तो चली जाती है शॉर्ट वेवलेंथ वाली, लेकिन अंदर ये जब जमीन से टकराती है और हीटिंग होती है, तो वापस जो निकलती है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती है, और ये बाहर नहीं निकल पाती। इसकी वजह से इस शीशे के घर के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और कोल्ड एरियाज में इस तरीके से खेती की जाती है, अंदर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। तो ये ग्रीन हाउस हो गया। इस ग्रीन हाउस का कारण ये है कि जो धरती से टकरा कर जो रेज वापस आई है, इन रेज को कुछ गैसेज एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। और ग्रीन हाउस गैसेज हमने बताया था, CO2 भी है, उसके बाद CH4 भी है, N2O भी है, और साथ ही साथ अभी बताया था मैंने आपको कि वाटर वेपर है। कुछ और भी है, वो धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन तो कट ही गया, क्योंकि ये नहीं है ग्रीन हाउस गैस। मीथेन भी है, वाटर वेपर भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो हमारा सही आंसर हो गया ए। किसी तरह का कंफ्यूजन आप डाउट लिखिए। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट असल में है क्या। जिस तरीके से शीशे के घर में जो रेडिएशन को रोक के रखा गया, उसी तरीके से ये जो देखिए, सन काफी हॉट होता है, और जो हाईली हॉट बॉडी होती है, ये कंसेप्ट याद रखिए, जो हाईली हॉट बॉडी होती है उससे हमेशा, क्योंकि इसका टेम्परेचर ना हजारों डिग्री सेल्सियस में है, और अंदर का टेम्परेचर तो लाखों डिग्री सेल्सियस में है, तो ऐसी बॉडी से हमेशा जो किरणें निकलेंगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की होंगी। शॉर्ट वेवलेंथ की जो किरणें होती हैं उनको कोई रोक नहीं पाता, वो पेनिट्रेट कर जाती है। जैसे आपने देखा है अल्ट्रावायलेट रेज, वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, तो वो पेनिट्रेट कर जाती है हमारे बॉडी के अंदर भी, इसलिए वो हार्मफुल है। तो शॉर्ट वेवलेंथ वाली मतलब वेवलेंथ का मतलब क्या है कि ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ बनता है, ठीक है, ये शॉर्ट है, तो ये अंदर से पास कर जाती है, रास्ते पे वो रुकावट हो तो भी पास कर जाती है। तो ये लाइट अंदर आ तो जाती है, लेकिन ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से इससे सरफेस से टकराती है, तो यहाँ ये सरफेस गर्म होने लगता है। और क्योंकि अर्थ इतनी लेस हॉट है, क्योंकि ये सन जितनी हॉट तो हो नहीं सकती, तो लेस हॉट जो बॉडी होती है, उससे जो रेडिएशन वापस निकलते हैं वो लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं। हाईली हॉट बॉडी होगी तो वेवलेंथ शॉर्ट, जो रेडिएशन है वो शॉर्ट वेवलेंथ के होंगे, वो कहीं भी पेनिट्रेट करके अंदर तक जा सकते हैं, वापस भी आ सकते हैं। लेकिन ये जो लॉन्ग वेवलेंथ वाले हैं ना, ये वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन है, ये रेडिएशन बड़ा परेशानी करते हैं। ये बाहर जब निकलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए कंबल की तरह जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है इनको ऑब्जर्व कर लेती हैं, और इनको बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और अगर ये ना हो तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाए। नॉर्मली अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, लेकिन अभी एवरेज टेम्परेचर निकाले पूरी अर्थ का तो 15 पॉजिटिव में है। तो ये टेम्परेचर ज्यादा कैसे है, इन ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। सो ग्रीन हाउस गैस क्या है, इफेक्ट क्या है, जो सन रेडिएशन एंटर करते हैं शॉर्ट वेवलेंथ के, वो पृथ्वी से सतह से टकराते हैं, तो यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है कुछ पार्ट, और उसके बाद उसको जब रिलीज किया जाता है तो लॉन्ग वेवलेंथ के होते हैं जो ट्रैप हो जाती है, और ये ट्रैप होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, देखिए सन है, तो सन से सोलर रेडिएशन आए शॉर्ट वेवलेंथ के, और ये धरती से टकराए, धरती गर्म हुई तो री रेडिएटेड हीट है, तो इनमें से कुछ हीट वापस जो है री रेडिएट कर दी जाती है,
ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से। नॉर्मल ग्रीन हाउस गैस की सी बात है, बाकी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा नहीं। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो गई है तो ह्यूमन इनहेस्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो किसकी इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ज्यादा पार्ट रिफ्लेक्ट वापस हुआ था, ठीक है, और उसका कुछ छोटा सा पार्ट वापस अर्थ की तरफ फिर से आया। लेकिन यहाँ देखिए ज्यादा पार्ट रोका जाएगा क्योंकि गैसेज बढ़ गई हैं एब्जॉर्ब करने वाली, तो अब धरती ज्यादा हॉट होने लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, और ये वैश्विक स्तर पर उष्मीकरण का कारण बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अमाउंट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमोस्फेयर कितनी है। ये हम बता चुके हैं, भारत पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी है, 21% है, बिल्कुल सही आंसर बी है। और ये नाइट्रोजन के लिए है, और इनमें से कोई आपको मैच नहीं करता मिलेगा किसी के साथ, इन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ईंधन के जलने से हवा में क्या निकलता है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन काउंट करेंगे इसको, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। तो ईंधन के जलने से हवा में क्या निकलता है। ईंधन जो होता है ना, अक्सर कोल के रूप में यूज किया जाता है, या पेट्रोलियम के रूप में यूज किया जाता है, या फिर यूज किया जाता है लकड़ी वुड वगैरह के रूप में, ठीक है। ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं, इनमें कार्बन कंटेंट होता है, और जैसे ही कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलकर उनको जलाया जाता है तो CO2 निकलती है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और ये हीलियम नाइट्रोजन तो आप कहीं सुनेंगे नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन होता तो वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड इन चीजों में होता है, लेकिन ये तो कभी सुनेंगे नहीं कि ये निकल के आई, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। थोड़ा सा मैं यहाँ इस चित्र के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो सन की रेडिएशन होती है ना, जो सन से आती है, वो रेडिएशन होती है इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि जिनसे हम हीट अनुभव करते हैं, हमको हॉट अनुभव होता है, ठीक है, हॉटनेस अनुभव होती है। तो उनको इंफ्रारेड रेडिएशन तो है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ की है, क्योंकि सन बहुत हॉट है, और ज्यादा हॉटर बॉडी जो होती है उससे शॉर्ट वेवलेंथ के रेडिएशन निकलते हैं। ये एंटर कर सकते हैं, तो एंटर कर गए हैं, अर्थ के सरफेस से टकराए, लेकिन जब ये वापस जाते हैं तो इसका कुछ पार्ट रोक लिया गया है, कुछ पार्ट बाहर जा रहा है। ये जो रोक लिया गया पार्ट है, ये किसके द्वारा रोका गया है, ये ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा रोका गया है, ठीक है। तो इन गैसेस की वजह से अर्थ जो है वो हीट अप रहती है, ठीक है। अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है, क्योंकि ज्यादा हीट को रोकना शुरू कर देगा। जो ये पार्ट बाहर निकल के गया है ना, ये पार्ट भी अंदर रहने लग जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन व्हाट। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ध्यान रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक ये नहीं बताया गया था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि अभी तक हमने मेजर गैसेस देखी थी, CO2 CH4 देखी थी, और उसके बाद N2O देखी थी, और फिर हमने वाटर वेपर देखा था। ये तो मेजर गैसेस है। इसके अलावा कुछ और भी गैसेस हैं जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो CFC है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये रेफ्रिजरेटर में भी यूज होते हैं, एयर कंडीशनर में भी यूज होते हैं, और साथ ही साथ एरोसोल स्प्रे इनमें भी यूज होते हैं। जो ईंधन होता है एरोसोल से बना हुआ, रॉकेट में जो ईंधन डाला जाता है उसमें भी होते हैं, उसके साथ साथ जो आप परफ्यूम डिओड्रेंट यूज करते हैं उसके अंदर भी ये होता है, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया CFC। इसके अलावा एक और पोल्यूटेंट है जिसकी वजह से ये सारे मैन इंड्यूस्ड है, ये प्रकृति में पहले नहीं थे, ये हमने बनाए हैं। इनको हेलोन गैसेस कहते हैं, हेलोन नहीं, फ्रियोन गैसेस, सॉरी, फ्रियोन गैसेस, क्योंकि ये फ्रीज में भरी, ये फ्रीजिंग वाली है ना, इसलिए इनको फ्रियोन गैसेस कहते हैं। ये मैन इंड्यूस्ड है दोनों के दोनों, ये नेचर में नहीं था। लेकिन CFC की वजह से भी, क्योंकि ओजोन को ये डिप्लीट करता है, इसकी वजह से CFC पे बैन लगाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा बैन लगाया गया है, ठीक है। और कहा गया कि CFC को फेज आउट कर देंगे, इसको यूज नहीं करेंगे रेफ्रिजरेटर में। इसका एक अल्टरनेटिव निकाला गया SFC, लेकिन SFC की जो, ये भी ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है, और साथ ही ये ओजोन को भी डिप्लीट करता है, लेकिन ये कम अमाउंट में ही चाहिए होता है। इसके कंपैरिजन में इसका अमाउंट कम चाहिए होता है, लेकिन इसकी लाइफ ज्यादा है, इसलिए एक बार रिलीज हो गया तो काफी समय तक ये दिक्कत करता रहेगा। इसके अलावा एक और है पर फ्लोरोकार्बन, और एक है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये भी ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। और साथ ही साथ एक माइनर में देखें तो ओजोन गैस भी ग्लोबल वार्मिंग करती है, ठीक है। तो आपको मुझे लगता है सारे एग्जाम्पल पता चल गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज नॉट ए पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये एक पॉसिबल ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट नहीं है, ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप सभी को कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, ये इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, ये बताइए। तो फिर से वापस लगे, तो कौन सा इसमें से एक पॉसिबल इफेक्ट नहीं है। दिस इज नॉट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल राइज, ये तो होता है जब तापमान बढ़ेगा, तो तापमान बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे। इसके अलावा जो उत्तरी ध्रुव
और दक्षिण ध्रुव पे बर्फ जमी हुई है वो सारी पिघलेगी, तो सी लेवल राइज हो रहा है, ये एक नेचुरल, ये राइट है। तो ये नहीं पूछ रहा है, हाँ, ये तो ये वाला नहीं होगा। यूवी विकिरण की वृद्धि, इसको एक बार छोड़ दे तो ग्लेशियर का पीछे हटना, ग्लेशियर तो पीछे हटेंगे, मान लीजिए ग्लेशियर है पहाड़ों पर है, वो यहाँ तक फैले हुए हैं, तो वो फिर यहाँ तक रह जाएंगे, ठीक है, नीचे वाले पिघल जाएंगे, तो ये ठीक है। रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेदर पैटर्न, बिल्कुल जो वेदर वेदर पैटर्न होता है, मौसम का पैटर्न होता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ भी हो जाएगा मौसम के अंदर, कभी बारिश के मौसम में बारिश नहीं होगी और कभी बेमौसम बारिश होने लग जाएगी, जहाँ बारिश नहीं होती है रेगिस्तान में बारिश होने लगेगी, तो ये भी है भाई। तो ये हमारा सही आंसर होगा यूवीपी, यही वो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो ए बी और सी टाइप की होती है, सबसे खतरनाक यही होती है, ठीक है। बी टाइप की रेडिएशन इंक्रीज हो जाएंगी, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है ग्लोबल वार्मिंग में। अब बात करते हैं करेक्ट ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव कंट्रीब्यूशन टू ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग, कुल ग्लोबल वार्मिंग में जो हो रही है उसमें विभिन्न गैसों के सापेक्ष योगदान का सही अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में बताना। पहले सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, कौन सी गैस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ से आंसर नहीं निकला। उसके बाद दूसरे नंबर पर मीथेन है, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और फिर है सीएफसी, क्योंकि ये तीनों तो मेजर है और ये माइनर है, तो ये तीनों हो गए, तो हमारा सही आंसर हो गया बी। बी विल बी द राइट आंसर, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड करती है, फिर मीथेन करती है, नाइट्रोस ऑक्साइड करती है, फिर वाटर वेपर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सीएफसी का नंबर आता है, दिस इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए गैसेस को भी इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, कुछ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं और कुछ माइनर, यानी कि मतलब उनको मुख्य नहीं माना जाता। मेजर के अंदर क्या ओजोन आती है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज्यादा तो CO2 ही करती है, तो ये तो इसमें आता है, CH4 भी काफी अमाउंट में करती है, और उसके बाद वाटर वेपर, ये भी उसी में आता है, तो इसमें सब मैंने आपको पहले ही बता दिया, ओजोन इज द राइट आंसर, ठीक है, ये माइनर है, ठीक है, ये मुख्य नहीं है, ये माइनर है, ये ध्यान रखें, इस हिसाब से इसका आंसर आएगा। ग्रीन प्लांट्स यूज डैश टू मेक देयर फूड एंड रिलीज डैश गैस, तो कौन सी गैस को यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो CO2 गैस को यूज करते हैं, कहाँ है CO2, ये दोनों कट गए, और वो रिलीज करते हैं O2 गैस को। ये प्रोसेस पूरी क्या है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये इसके लिए सनलाइट चाहिए, इसके लिए वाटर चाहिए, सनलाइट सूरज से मिल जाती है, वाटर जड़ों से मिल जाता है, और साथ ही साथ इसके लिए CO2 चाहिए जो कि पत्तों से ले लिया जाता है, और रिलीज क्या किया जाता है इनके द्वारा, रिलीज किया जाता है बाहर O2, ठीक है, और ग्लूकोज बना दिया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मैंने आपको बता दी, ठीक है। उस फोटोसिंथेसिस को ही ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड यूज करते हैं, और रिलीज करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये भी, ये नहीं हाइड्रोजन नहीं, ये गलत है, ये ऑक्सीजन गैस, सॉरी, ये आंसर ठीक है, डी आंसर इज द राइट आंसर। तो आप सभी का भी आंसर सही आ रहा होगा। उसके बाद आप अपने आप को कंपेयर कीजिए कैसी तैयारी चल रही है। सरप्लस ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड causes an increase in the greenhouse effect because कार्बन डाइऑक्साइड इज व्हाट, क्या करती है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के अधिशेष यानी ये ज्यादा रिलीज हो जाए तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है और टेम्परेचर राइज होने लग जाता है। इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इज ओपेक टू द इंफ्रारेड रेज, ये उसके लिए पारभासी है, अपारदर्शी है, उससे ये पास नहीं कर पाती, ये कुछ हो सकता है, नॉट ओपेक टू, ये गलत है, क्योंकि अगर वो बाहर ही निकल जाती, अगर उन गैसेस से ये बाहर ही निकल जाती तो फिर ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती और ग्रीन हाउस में प्रभाव में वृद्धि कैसे होती, CO2 ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये तो खुद ही कह रहे हैं। तो इस हिसाब से तो ये वाला तो होगा नहीं, ओपेक, ये वाला होगा क्योंकि ओपेक है, अगर ओपेक नहीं होगा तो आर पार निकल जाएगी। प्रेसिपिटेट्स डस्ट इन द एटमॉस्फेयर, CO2 की वजह से क्या वातावरण में धूल बढ़ जाती है, ये तो गलत है, ठीक है। उसके साथ साथ रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब CO2 अगर इंक्रीज है तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, ये तो गलत है, ये भी कुछ बातचीत बनती नहीं। तो हमारा सही आंसर है ओपेक, यह अवरक्त किरणों के लिए अपारदर्शी है, अवरक्त किरणें जो हीट रेडिएशन होती है उनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनकी वजह से हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और अगर इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो ये टेम्परेचर को बढ़ा भी देते हैं, ठीक है। नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, सामान्य ग्रीन हाउस जो है वो प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता और उनमें ग्रीन हाउस गैसेज ना होती, CO2 वगैरह, तो हमारा टेम्परेचर बहुत डाउन होता, ये ऑब्जर्व करके रखते हैं। तो हमारा टेम्परेचर जो है ना, इट इट हेल्प इन मेंटेनिंग द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू
15 डिग्री सेल्सियस। तो ये हेल्प करता है कि एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस तक रहे। देखिए उत्तरी ध्रुव पर बहुत माइनस में टेम्परेचर होता है, यहाँ पर भी माइनस में, लेकिन बीच में नीचे की तरफ आओगे तो टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, तो इन सारी जगहों का एवरेज निकाल के देखिए तो 15 डिग्री सेल्सियस निकलता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर बनाने में हेल्प करता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज जो इसमें हेल्प करती है। ठीक है, और ये -18 डिग्री आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये -18 डिग्री हो जाता अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है? अवरक्त किरणें यानी कि जो इंफ्रारेड किरणें होती है, इंफ्रारेड किरणें कौन सी होती है? जो हीट रेडिएशन होती है ना सनलाइट के अंदर, ठीक है, उनको कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन हीट रेडिएशन है, तो हमारी पृथ्वी से भी ये निकलती है, तो ये नॉर्मली लॉन्ग वेवलेंथ की मानी जाती है। ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ की रेडिएशन है infrared radiations. Which greenhouse gas is present in the atmosphere is the highest contributor to the global warming? कौन सी गैस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ग्लोबल वार्मिंग में, यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण में कौन सी गैस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है CO2, उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है मीथेन, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूट करता है N2, और फिर करता है वाटर वेपर। वाटर वेपर जब वेपर बन जाते हैं, आपने देखा है जब दिन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो आपको काफी चिपचिपा सा फील होता है, तो ये वाटर वेपर भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये आप इसको पर्सनली फील भी किया होगा आपने। तो यहाँ हमारा आंसर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सबसे ज्यादा यही कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। 15 क्वेश्चन हैज बीन डिस्कस्ड, और अब 15 क्वेश्चन में आप अपना कितना स्कोर है वो इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में बता दें हमें। ठीक है, तो उससे आप पता चलता रहेगा कि आप जागे हुए हैं। ठीक है, जागने का समय है, जागेंगे, हम सब जागेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आप जाकर डेमो क्लासेस दे सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लासेस के साथ साथ आप वहां पर टेस्ट डाला गया है, एक डेमो टेस्ट साइकोलॉजी का, और मोर टेस्ट आर आल्सो कमिंग, तो आप उसको भी अटेम्प्ट कीजिए। हिंदी मीडियम में डाला है, इंग्लिश में भी आ जाएगा, कई बच्चों का कहा की डिमांड थी। आराधन का उत्तर दृढ़ आराधन से दीजिए, मेहनत का उत्तर मेहनत से दीजिए। ठीक है, मेहनत का उत्तर मेहनत से देना बहुत जरूरी है। ठीक है, पता है एक चीज बताता हूँ मैं आपको, बहुत काम की चीज है। कहते हैं शिकारी, अच्छा शिकारी कौन होता है? अच्छा शिकारी वही होता है जिसमें सब्र होता है। जिसमें सब्र नहीं होता वो अच्छा शिकारी नहीं होता। शेर में बहुत सब्र होता है, बहुत देर तक वो वेट करता है अपने शिकार पर। आप भी बहुत अच्छे शिकारी हैं, आपने सब्र किया है, वैकेंसी की वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो डीएसएसबी की वैकेंसी की भी वेट चल रही है, क्योंकि आरआर चेंज कर रहे थे वो, और केवीएस की वैकेंसी की वेट चल रही है। लेकिन सब्र बना के रखिए, लेकिन अपनी जो शिकार करना है, एक वैकेंसी लेनी है, उसका उत्तर मेहनत से दीजिए। अपने जो आलस्य है उसको त्याग दीजिए। ठीक है, जब आपको लगे कि ये काम करने से मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा मन नहीं करता, फिर उस काम को जरूर कीजिए, और ज्यादा बार कीजिए, ताकि आलस्य को किल कर सके। इस आलस्य को किल करना बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए आलस्य को किल करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मेहनत की आदत डालिए। ठीक है, मेहनत की आदत डालेंगे तो आपको हमेशा ही हेल्प मिलेगी, पूरी जिंदगी रखिए। स्टार्ट अर्ली एंड रीच अर्ली, जल्दी शुरुआत कीजिए तैयारी की तो जल्दी पहुंचेंगे। ठीक है, आप 4 बजे निकलेंगे तो आप 8 बजे पहुंच जाएंगे, लेकिन आप अगर आप 8 बजे चले तो आपको 12 बज जाएंगे, इसलिए पहले शुरू कीजिए। वेल बिगिन इज हाफ डन, और बढ़िया तैयारी शुरू की है तो आपका हाफ आधा काम तो तभी हो गया, क्योंकि आपने तैयारी अच्छी बढ़िया कर ली। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर गूगल प्ले स्टोर पे आपने क्लासेज हमारी डेमो क्लास देखनी है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, केवीएस डीएसपी सीटेड प्रिपरेशन से के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमको ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।